हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा शर्मा आपकी बीएससी पार्ट फर्स्ट की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। आज के इस लेक्चर में मैं आपको प्रैक्टिकल की एक और एक्सरसाइज विस्कोसिटी के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। तो विस्कोसिटी या क्षारकता क्या होती है? अगर हम ग्लिसरीन और जल को एक प्लेन सरफेस पर बहने दें तो हम देखते हैं कि ग्लिसरीन की तुलना में जल जो है वो आसानी से और तेज गति से बहता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये है कि जल की अपेक्षा ग्लिसरीन अधिक गाढ़ा या अधिक शान है। प्रत्येक द्रव कई परतों से मिलकर बना होता है जो विभिन्न वेगों से प्रवाहित होती हैं। प्रवाह की दिशा में ये परतें एक दूसरे के ऊपर गमन करती हैं, तो आंतरिक घर्षण या इंटरनल फ्रिक्शन के कारण इन्हें एक प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है और इस प्रतिरोध के कारण एक मंदक बल या रिटार्डिंग फोर्स उत्पन्न होता है जो इसकी गति का विरोध करता है और इसकी माप जो है विस्कोसिटी या क्षारकता कहलाती है। तो क्षारकता को हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि द्रवों का वह गुण जो उनके बहने की गति का प्रतिरोध करे क्षारकता कहलाता है। विस्कोसिटी की इकाई पॉइस या मिलीपॉइस होती है। ताप बढ़ाने पर द्रवों की विस्कोसिटी या क्षारकता कम होती जाती है। विस्कोसिटी गुणांक को हम इस प्रकार एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहाव की दिशा में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला विस्कोसिटी बल F या मंदक बल यानी रिटार्डिंग फोर्स वेग प्रवणता माइनस dv/dx और बहती हुई द्रव परतों के बीच स्पर्शी क्षेत्रफल 1 के समानुपाती होता है। या मैथमेटिकली हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू नीटा A dv/dx, जहाँ नीटा एक नियतांक है जिसे हम विस्कोसिटी कोएफिशिएंट कहते हैं। यदि क्षेत्रफल A इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और वेग प्रवणता dv/dx इक्वल्स टू 1 हो तो F इक्वल टू नीटा यानी जो हमारा मंदक बल या रिटार्डिंग फोर्स है वो क्षारकता गुणांक के बराबर होता है। 1844 में पॉइस ने n के लिए एक मूलभूत समीकरण दिया जिसे मैथमेटिकली हम इक्वेशन 3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नीटा इक्वल्स टू पाई r⁴ Tp/8VL, जहाँ नीटा द्रव की क्षारकता या विस्कोसिटी है, L और R कैपिलरी ट्यूब की लेंथ और रेडियस हैं, T समय में केश नली में बहे द्रव का आयतन VmL है और P जो है वो नली के दोनों सिरों के दाब में अंतर है। एक लिक्विड कॉलम के अंदर द्रव स्थैतिक दाब निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है, P इक्वल्स टू HdG, जहाँ H द्रव स्तंभ की ऊंचाई होती है, D द्रव का घनत्व या डेंसिटी और G गुरुत्वीय त्वरण या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। यदि दो द्रवों की क्षारकताएं नीटा1 और नीटा2, उनके प्रेशर P1 P2, रेडियस R1 R2 और उनके आयतन V1 और V2 हैं तथा उनके बहने में लगा समय T1 और T2 है और ये दोनों लिक्विड्स जब एक ही कैपिलरी ट्यूब से प्रवाहित हो रहे हैं, उनके समान आयतन उसमें से प्रवाहित हो रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R, V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V, P1 इक्वल्स टू HD1G एंड P2 इक्वल्स टू HD2G। और इसी तरह दोनों की जो लंबाइयां हैं L1 L2 वो भी सेम होंगी जो कि L के बराबर होंगी। तो इक्वेशन 2 और 3 से नीटा1 की वैल्यू होगी पाई r⁴ T1 HD1G/8VL
and neta 2 equal to pi r to the power 4 T2H T d2g अपॉन 8VL। तो इस तरह हमें इक्वेशन 4 और 5 प्राप्त होंगी। अगर हम इक्वेशन 4 में 5 का भाग दें तो हमें एक और इक्वेशन प्राप्त होती है, नीटा 1 अपॉन नीटा 2 इक्वल टू T1 अपॉन T2 इंटू D1 अपॉन D2। यदि दोनों द्रवों के प्रवाह का समय t और उनकी डेंसिटी d ज्ञात हो तो इससे हम आपेक्षिक श्यानता या रिलेटिव विस्कोसिटी ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें एक द्रव की निरपेक्ष श्यानता ज्ञात है तो दूसरे द्रव की श्यानता इससे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में प्राय हम जल की ज्ञात श्यानता के द्वारा दूसरे कार्बनिक द्रवों की आपेक्षिक श्यानता को ज्ञात करते हैं और इसके लिए जो एपरेटस हम काम में लेते हैं उसे हम ऑस्टवाल्ड विस्कोसिता मापी कहते हैं। ऑस्टवाल्ड विस्कोसिता मापी को इस चित्र में दिखाया गया है। ये एक यू आकार की नली होती है जिसकी एक नली चौड़ी और दूसरी नली एक पतली कैपिलरी ट्यूब होती है। इस पतली नली की ओर एक बल्ब ए होता है जिसके ऊपर और नीचे दो चिन्ह एम और एन बने होते हैं। किसी भी लिक्विड को विस्कोमीटर की चौड़ी नली से डाला जाता है और द्रव से बल्ब बी को आधे से ज़्यादा भर लेते हैं और उसको पतली नली पर लगी रबर की नली से मुंह के द्वारा खींचकर द्रव का तल केशिका नली के ऊपर चिन्ह एम से थोड़ा ऊपर तक आने देते हैं। अब इस द्रव को इस ऊपरी चिन्ह एम से नीचे के चिन्ह एन तक बहने में लगे समय टी को हम नोट कर लेते हैं और इससे हमें द्रवों की सापेक्ष गतियां ज्ञात हो जाती हैं। अब हम एक सॉल्व एग्जाम्पल के द्वारा इस एक्सरसाइज को समझेंगे। तो इसके लिए हमारा जो उद्देश्य होगा वो है दिए गए कार्बनिक द्रव का ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर द्वारा आपेक्षिक श्यानता ज्ञात करना। जो उपकरण इसके लिए आवश्यक हैं वे हैं ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर, स्टॉपवॉच और बीकर। इसके बाद सिद्धांत या थ्योरी। जब किन्हीं दो द्रवों के समान आयतन को विस्कोमीटर में से प्रवाहित होने दिया जाता है और उनके प्रवाह में लगा समय क्रमशः T1 T2, उनकी डेंसिटी क्रमशः D1 D2 हो तो अज्ञात द्रव की आपेक्षिक श्यानता को हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। नीटा 2 इक्वल्स टू T2 D2 अपॉन T1 D1 इंटू नीटा 1। विधि या मेथड। सबसे पहले विस्कोमीटर को क्रोमिक एसिड और उसके बाद डिस्टिल वाटर से धोकर ओवन में रख के सुखा लेते हैं और इसको स्टैंड के ऊपर सीधा लगा देते हैं। डिस्टिल वाटर को चौड़ी नली वाले सिरे से डालकर बल्ब बी को लगभग आधा भर लेते हैं। विस्कोमीटर की पतली नली पर लगी रबर की नली की सहायता से सक्शन या मुंह द्वारा जल को हम बल्ब ए में खींचते हैं और कैपिलरी ट्यूब को ऊपरी चिन्ह एम से ऊपर तक भर लेते हैं। इसके बाद हम लिक्विड को कैपिलरी ट्यूब में नीचे की ओर प्रवाहित होने देते हैं और जब जल का तल ऊपरी चिन्ह एम तक पहुंचता है तो स्टॉपवॉच को चालू कर देते हैं। जब जल बल्ब के ए से नीचे के चिन्ह एन तक पहुंचता है तो स्टॉपवॉच को बंद कर देते हैं और ऊपरी चिन्ह एम से नीचे के चिन्ह एन तक जल के प्रवाह में कितना समय लगता है उसे हम नोट कर लेते हैं। यह जल के एक निश्चित आयतन का प्रवाह का समय बताता है। और इस एक्सपेरिमेंट को 4-5 बार दोहराते हैं और इन वैल्यू से हम औसत समय टी निकाल लेते हैं। अब विस्कोमीटर को खाली करके ओवन में सुखा लेते हैं
और अब इसे हम दिए गए प्रायोगिक द्रव यानी जिसकी कि हमें विस्कोसिटी ज्ञात करनी है उससे भर लेते हैं और इसी प्रकार द्रव के प्रवाह के समय को हम ज्ञात करते हैं और इस प्रायोगिक द्रव से इसकी 3-4 रीडिंग्स लेकर उससे हम औसत समय T2 निकाल लेते हैं। इसके बाद ऑब्जर्वेशंस लिखी जाती हैं। कमरे का ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड, कमरे के ताप पर जल का घनत्व D1 = 1 ग्राम पर ml, कमरे के ताप पर जल की विस्कोसिता नीटा1 = 8.007 मिलीपॉइस, कमरे के ताप पर दिए गए द्रव का घनत्व D2 0.781 ग्राम पर ml, कमरे के ताप पर दिए गए द्रव की विस्कोसिता नीटा2 जो कि हमें ज्ञात करनी है। प्रेक्षण के बाद ऑब्जर्वेशन टेबल या प्रेक्षण तालिका लिखी जाती है जिसमें एक ओर हम डिस्टिल वाटर के प्रवाह में लगा समय T1 सेकंड लिखते हैं और दूसरी ओर द्रव के प्रवाह में लगा समय T2 सेकंड में लिखते हैं और इन 3 रीडिंग्स 34, 32, 33 इनसे हम इसका औसत इनको जोड़कर 3 का भाग लगा देते हैं तो इससे हमें इसका औसत T1 प्राप्त हो जाता है। और इसी तरह दूसरी 3 रीडिंग्स के लिए जो कि हमें ऑर्गेनिक लिक्विड के लिए प्राप्त हुई है उनको भी जोड़कर 3 का भाग लगाने से हमें इसका औसत मान T2 प्राप्त हो जाता है। इसके बाद कैलकुलेशन लिखी जाती है जिसे हम अपनी रिकॉर्ड के प्लेन पेपर के ऊपर करते हैं और ये जो हमारा फॉर्मूला है नीटा2 = T2D2/T1 D1 × नीटा1, इसमें हम सभी मान रखें तो इसके लिए हमें नीटा2 की वैल्यू 10.16 मिलीपॉइस या 0.010 पॉइस प्राप्त होती है। सबसे अंत में प्रयोग का परिणाम या रिजल्ट लिखा जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट का हमारा रिजल्ट जो हमें प्राप्त हुआ है उसे इस प्रकार लिखेंगे। दिए गए द्रव की 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर सांद्रता या विस्कोसिटी 10.16 ml मिलीपॉइस या 0.010 पॉइस है।